हेलो बच्चों, गनपुरिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम पिछली क्लासेस में 1786 के एक्ट को देख चुके हैं। आज हम अपनी इस क्लास में 1793 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था और उसी के साथ 1786 का एक्ट भी आया था। अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसका पूरा कार्यकाल जो था वो 1786 से 1793 तक था। यानी इसने 1786 से 1793 तक भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। अब ये 1793 में इसका टेन्योर खत्म हो रहा है। उसी टाइम पर ये 1793 का चार्टर एक्ट आएगा। ये जो एक्ट होते हैं, ये कई कई प्रावधान के साथ आते हैं, यानी ये कई कई पन्नों में होते हैं। अब इन सारे पन्नों को तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ एक्ट में उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बाकी सारी चीज़ें हम इतना गौर नहीं करेंगे। अब 1793 के एक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पास जो मोबाइल में सिम होता है उसके थ्रू हम इस एक्ट को याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास सिम होता है, अब उस सिम को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल का जितने का भी हम रिचार्ज करते हैं, ठीक है? उस रिचार्ज के साथ हमें क्या मिलता है? उसमें एक वैलिडिटी मिलती है कि भाई आपका रिचार्ज 28 दिन तक चलेगा, आपका रिचार्ज 56 दिन तक चलेगा, आपका रिचार्ज 84 दिन तक चलेगा। यानी हर सिम को रिचार्ज करने पर उसके साथ हमें एक वैलिडिटी मिलती है। जब ये वैलिडिटी खत्म होने लगती है, तो हम क्या करते हैं? उसी डेट को फिर से वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं। यानी हम वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं अपनी, फिर से रिचार्ज करके। तो सेम ये जो 1793 का चार्टर एक्ट है, इसे हम अपने सिम की वैलिडिटी रिचार्ज के थ्रू ही समझेंगे। आइए अब हम इसी के थ्रू अपने एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष की ट्रेड मोनोपोली ले चुकी थी। यानी 20 वर्ष तक भारत के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी, उसे यह व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था। ठीक है, यानी कोई भी अंग्रेजी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब 20 वर्ष खत्म हो रहे हैं, 1773 से 20 वर्ष जोड़ेंगे तो हमें 1793 मिलेगा। यानी हमारी जो वैलिडिटी थी वो अब खत्म हो रही है। अब वैलिडिटी क्या करी जाएगी? 1793 में एक्सटेंड की जाएगी। यानी 1793 में रिचार्ज खत्म हो रहा है, हमें फिर से रिचार्ज करना है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसकी वैलिडिटी फिर से 20 वर्ष बढ़ा दी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैलिडिटी है वो ट्रेड मोनोपोली की, वो 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। और 20 साल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है और कोई भी ब्रिटिश कंपनी, अदर कोई भी ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं आएगी। आइए इस एक्ट के थ्रू और क्या प्रावधान किए गए ये भी देखते हैं। इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है और जो काउंसिल के मेंबर हैं, यानी परिषद के जो सदस्य हैं, उनकी योग्यता डिसाइड कर दी गई कि उन्हें अगर बंगाल का गवर्नर जनरल या काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसके लिए उन्हें मिनिमम 12 वर्ष भारत में कार्य करने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसमें एक योग्यता डिसाइड कर दी गई। और क्या किया गया इसमें? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार मिला था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर के इस अधिकार का सीमांकन कर दिया। उसने ये डिसाइड कर दिया कि भाई आप शांति व्यवस्था, सुरक्षा या जो अंग्रेजी प्रदेश हैं, अंग्रेजों के अंडर में जो प्रदेश हैं, उनके हित से रिलेटेड जो मामले होंगे, ठीक है, उनमें आप निर्णय को निरस्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्याय, विधि यानी कानून या कर, टैक्स से रिलेटेड कोई मामले, उनमें आप परिषद के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार इस एक्ट से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु थे वो हम देख चुके हैं। यानी हमारा 1793 का एक्ट अब समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस एक्ट के अंडर में ही देख लेते हैं, जैसे कि कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधार। 1793 में कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए थे उन्हें हम एक बार देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्नवालिस का जो टेन्योर था वो 1786 से 1793 तक था। यानी 1793 से पहले 1787 के आसपास कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जिला कलेक्टरों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी, बहुत ज़्यादा पावर दे दी। क्या दे दिया? उसने जिला कलेक्टरों को टैक्स कलेक्ट करने की और न्यायिक जो डिसीजन होते हैं वो देने की शक्ति प्रदान कर दी। यानी दीवानी और फौजदारी जो मामले होते थे उनमें ये जिला कलेक्टर एज ए न्यायाधीश काम कर सकते थे। ठीक है, दीवानी वो दीवानी वाले मामले नहीं, लड़की वाले मामले नहीं। दीवानी मतलब संपत्ति वाले मामले और फौजदारी मतलब हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी, ये वाले मामले हो गए फौजदारी मामले। तो यानी टैक्स भी कलेक्ट करेगा जिला कलेक्टर और दीवानी मामले और फौजदारी मामले में एज ए न्यायाधीश भी काम करेगा। तो जब ये 1793 में पहुंचा कॉर्नवालिस, इसने देखा कि जिला कलेक्टरों के पास ज़्यादा शक्ति आ गई है, तो इसको टेंशन होने लगी। तो इसने बोला कि जिला कलेक्टरों के पास इतना पावर तो नहीं होना चाहिए यार। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ जिला कलेक्टरों को ये बोल दिया कि आप टैक्स कलेक्ट करिए। ठीक है, आपका जो न्यायाधीश बनने वाला जो आपकी पावर है वो हम नहीं दे पाएंगे। उसने सिर्फ जिला कलेक्टरों को एक टैक्स संग्राहक के रूप में ही सीमित कर दिया।
और इसके लिए उसने 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया था, जिसका आधार शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत था। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो पृथक पृथक होनी चाहिए। बस आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जिला कलेक्टर जो है वो सिर्फ कर संग्राहक बन के रह गया है, उसकी न्यायिक शक्तियां जो थी वो कॉर्नवालिस ने छीन ली है। किस बेस पे? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के बेस पर। 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी की थी। ये सारी चीजें हम इतिहास का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब एक चीज याद रखने वाली है कि 1805 में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत फिर से आया था। ठीक है, इसका टेन्योर 1786 से 1793 तक तो था ही, ये 1805 में फिर वापस आया था और 5 अक्टूबर 1805 को इसकी बुखार से मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और वहीं पर इसकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 1793 के एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन कॉर्नवालिस के जो सुधार था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो 1793 से ही कोट किया गया है। आइए हम उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कब पूछा गया, पहले देख लेते हैं। ये आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है। 1793 में एक विनियम जो एक्ट आया रेगुलेटिंग द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अभी हमने देखा कि उसकी न्यायिक शक्तियां उससे छीन ली गई और केवल संग्राहक अभिकर्ता, संग्राहक मतलब टैक्स कलेक्टर के रूप में उसे बना दिया गया। ऐसा विनियमन का कारण क्या था, वो कारण पूछ रहा है। ठीक, ये 1793 के एक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये उसके सुधार से रिलेटेड है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ ना रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा तो कोई पॉइंट इसमें नहीं बोला गया। दूसरा हम देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। ऐसा अगर उसको महसूस होता तो वो पहले ही जिला कलेक्टरों को क्यों देता? ये सारी पावरें वो पहले से ही यूरोपियनों के हाथ में नहीं दे देता। अब सी ऑप्शन देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति को सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पिछला पढ़ा उसके हिसाब से हमने देखा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको ये टेंशन होने लगी थी कि जिला कलेक्टर के हाथ में इतना पावर संकेंद्रण अच्छा नहीं है। ठीक है, इसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा उसने वापस छीन लिया। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें तो उसमें साफ साफ बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो इस हिसाब से हमारा ये सी ऑप्शन सही होगा, जो कि आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है 1793 को कोट करते हुए। अब इस वीडियो में हम 1793 के एक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाली वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।